गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स वो टूल होते हैं जिनके थ्रू ऑटोमेटिक वेब से डेटा फैच करके ये एनालिसिस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी, हम चैट जीपीटी का प्रयोग करके हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझा था। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को समझ नहीं पाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, जबकि वो चार्ट के बारे में जानते हैं कि चार्ट कोई चीज़ होती है, उसमें कैंडल्स होती हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल एनालिसिस की जो कोर चीज़ है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है कि चीज़ों को, जो डेटा है ना, उसको समझना होता है। ठीक है, पैटर्न को समझना होता है। यही टेक्निकल एनालिसिस है। यदि आप पैटर्न समझ गए ना, इसका मतलब है कि आप टेक्निकली उन चीज़ों को समझने लगे हैं। ठीक है, होता है डेटा के ऊपर ही है सारा। अगर कोई भी चार्ट का पैटर्न बनता है, वो किसके बेसिस पे बनता है? वो डेटा के बेसिस पे बनता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो वो डेटा का एनालिसिस कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल करते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम चैट जीपीटी में, इसको समझते हैं कि किस तरीके से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैट जीपीटी है। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। तो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आइए हम प्रॉम्प्ट के बारे में भी समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्रॉम्प्ट बना रखा है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो रेडीमेड जो प्रॉम्प्ट है ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके और चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अब इसके इसमें हमें क्या लिखना है कि एक हमें किसी स्टॉक का या ईटीएफ का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, उसका चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो उस चार्ट को वो क्या करेगा, उसके पैटर्न को समझ कर और वो एनालिसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 15 जो हमारी ईटीएफ है, उसमें सबसे पहले देखिए ये पीएसयू बैंक बीज है, इसका -14% डाउनफॉल है हाईएस्ट पीक से। ऑटो बीज का -16% है। बॉन्ड का -8% है। आईटीबीज का -28% है। आईटीबीज का हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया था। गोल्ड बीज का -1.6% है। बैंक बीज का -2.8% है। ठीक है, निफ्टी बीज का -5%। तो कोई भी ले लेते हैं, अगर जो भी आपको लग रहा है उसको आप ले सकते हैं। तो हमने जैसे सपोज मान लीजिए निफ्टी बीस की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक बीस को ले लेते हैं। ठीक है, तो बैंक बीस -14% है। बैंक बीस में बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की थी, बहुत पीक पे इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद ये बहुत इसका डाउनफॉल हो गया था। डाउनफॉल के बाद फिर दोबारा से इसने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद पता नहीं कि उन लोगों ने निकाला या वो पेशेंस के साथ खड़े हैं, कोई पता नहीं है। पीएसयू बैंक बीस में लेकिन हमने प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एवरेजिंग है ना वो होती चली गई, और हम थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉफिट था वो हम लेके निकल गए। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट देखने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? ट्रेडिंग व्यू में। जैसे ट्रेडिंग व्यू है फ्रेंड्स ये, ठीक है, मैंने समय बचाने के लिए मैंने पहले से इसको ओपन करके रखा था। तो ये नीचे आपको दिखाई देगा आरएसआई। अब देखिए, आरएसआई बिल्कुल नीचे की तरफ है, 40 से भी 40 के आसपास है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ये पीएसयू बैंक भी, सॉरी, इसको पीएसयू बैंक भी कर देते हैं। ठीक है, तो इससे पीएसयू बैंक इसका चार्ट है। तो इसका चार्ट भी लगभग कितना है, 43 के आसपास है। इसका मतलब है कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है। हो सकता है ये नीचे आएगा 74, 72, 70 पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको ले लेते हैं ऐसे यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम कर ले, इसको हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। इसका स्क्रीन शॉट यहाँ से लेकर लेंगे ताकि इसका नाम दिखे। ठीक है, यहाँ से हमने स्क्रीन शॉट ले लिया।
ये ले लिया। और उसके बाद हमने चैट जीपीटी में हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी किया था हमने वहाँ, स्क्रीन शॉट लिया था हमने, और उसके बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा, PSU बैंक फीस। ठीक है, ये इसका PSU BN के होता है, PSU बैंक फीस। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं स्पेलिंग में, PSU BN के 20, ये इसका कोड है, जो नेम है। तो ये हो गया आपका PSU बैंक फीस का हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये जो चैट जीपीटी है, ये क्या करेगा, इसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। ट्रेंड ओवरव्यू बता रहा है ये, द चार्ट शोज दैट आफ्टर ए सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, यानी कि एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड के बाद जो ETF है, फॉर्म्ड ए राउंडेड बॉटम एंड देन एंटर्ड एन अप ट्रेंड। इसने एक राउंडेड बॉटम बनाया था, उसके बाद ये फिर अप ट्रेंड की तरफ ये चला गया था। अभी जो रिसेंटली प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये साइड वेज पे चल रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज पे है ये। कौन सी फेज पे, कंसोलिडेशन फेज है। जैसे अभी दिखाएंगे, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज क्या रहेगा, 80 से लेकर 76 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज है। अगर ये मान लीजिए 74 72 पे आ गया, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। 70 पे आ गया, डाउन ट्रेंड हो गया। 68 पे आ गया, डाउन ट्रेंड हो गया नीचे। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन जो रहेगा वो रहेगा, समझ लो, ये 82 से लेकर और 74 के बीच में, ये ऊपर नीचे ऐसे चलता जाएगा, कंसोलिडेशन कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो यही बता रहा है ये। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब जो चार्ट पैटर्न जो आइडेंटिफाई इसने किया है, इसको बहुत गहराई से इसने देखा है, राउंडेड बॉटम, कप फॉर्मेशन। अब देखेंगे आप यहाँ पर, एक राउंडेड बॉटम ऐसे बनाता है ये कप के फॉर्म में ऐसे है ना, ये देखिए, ये कप के फॉर्म में बनता है। ठीक है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया। आफ्टर ए स्टीडी डिक्लाइन, देन प्राइस क्रिएटेड ए टॉप बॉटम एंड देन रोज। ठीक है, दिस पैटर्न यूजली सिग्नल्स ए रिवर्सल फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। ठीक है, इसने बेरिश में के बाद इसने एक बेस बनाया, बेस राउंडेड बेस बनाया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। अभी जो करंट फेज है इसका, करंट फेज क्या दिखा रहा है, ये एक साइडवेज पैटर्न को दिखा रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज को ये दिखा रहा है अभी। और दिस रिजेंबल्स ए कप विदाउट हैंडल और ए रेक्टेंगल पैटर्न एट द टॉप। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, इसीलिए अभी एकदम से बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। RSI के अकॉर्डिंगली अगर ये देखा जाए, तो ये 44.91, यानी कि RSI अभी नीचे है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम सीम्स टू इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब की टेक्निकल जो पॉइंट्स है वो क्या है, देखो, रेजिस्टेंस अराउंड 79 to 80। आप ये समझ लीजिए कि 80 पे इसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और 75 पे इसका सपोर्ट लिखा हुआ है। तो 75 से लेकर 80 के बीच में जो भी चलेगा, कंसोलिडेशन फेज पे चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोर्ट को ही तोड़ देता है, 75 को तोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि जितना आप देखो, हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि सपोर्ट को तोड़ देता है, तो जितना मान लीजिए हम 5 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो हम 5 की जगह पे 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेक अबव रेजिस्टेंस विल ट्रिगर कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। अगर इसने 80 को तोड़ दिया, 79 को तोड़ दिया, तो अप ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर इसने 75 को तोड़ दिया, तो ये डाउन ट्रेंड पे चला जाएगा, करेक्शन की दौर पे चला जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये जो है मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें, अभी नेक्स्ट पॉइंट है सेंटिमेंट एनालिसिस, हम कर लेते हैं। देखिए, हम ये प्रॉम्प्ट उठाते हैं सेकंड वाला। उसके बाद यहीं पर ये हमें क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। और इसमें लिखना है PSU बैंक फीस। ठीक है, इसमें लिखना है PSU बैंक फीस। ये होगा, इसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। सबसे पहले तो न्यूज़ एंड अपडेट से ही सेंटिमेंट का पता चलता है क्या हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा जो प्रॉम्प्ट है हमारा, ये प्रॉम्प्ट हमें बताएगा कि हमें करना क्या है, आगे लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है वो डाल देते हैं। ठीक है, और
ये हो गया PSU बैंक 20। सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमने इससे पहले प्रॉम्प्ट क्या डाला था, उसका एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, हमने डाला था व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द PSU बैंक। आई कुड नॉट फाइंड एनी ब्रेकिंग न्यूज। एक्चुअली क्या है, ETF है, अगर स्टॉक होता तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह आपको ये दिखाता। ठीक है, तो इसके बारे में कोई खास ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो इसीलिए इसने लिख दिया है क्लियर। फंडामेंटल डाटा एंड प्राइस एक्शन। ठीक है, जो फंडामेंटल डेटा है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जैसे 77.28 पे ये ट्रेडिंग चल रहा था, तो 28 तारीख को, तो उसके बाद ये नीचे थोड़ा बहुत गिरा है। 75.80 तो ये नीचे, यानी कि 1.14% ये नीचे गिर गया। पोर्टफोलियो एंड फंड फ्लो इन टॉप होल्डिंग्स इंक्लूडिंग द SBI। SBI मतलब 30%, बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब 19%। द फंड हैज सीन अराउंड 1.3 बिलियन नेट आउटफ्लो ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि परफॉर्मेंस तो बढ़ी है इसकी। टेक्निकल सिग्नल्स क्या है, यानी कि सेल के ये सिग्नल दे रहा है, यानी सेलिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, और सेलिंग का मतलब ये नीचे जाएगा। PSU ने अगर अनाउंसमेंट की होगी, डिविडेंड देने की अगर अनाउंसमेंट की होगी, तो इसका मतलब है PSU बैंक भी तो नीचे जाएगा भाई, आउटफ्लो हो रहा है ये, यानी कि पैसा ये दे रहा है। ठीक है, जब ये पैसा दे रहा है यानी कि इसके अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके स्टॉक का प्राइस कम होना जायज है, यानी कि ये नीचे गिरेगा पापा। ठीक है, अगर डिविडेंड्स देंगे तो उसके इसमें भी नीचे गिरता है। More broadly, Nifty PSU Bank Index rallied over 2% in mid-June following the RBI's release of new project finance loan guidelines, which will as more lenient. This positively influenced PSU Bank stocks that form the ETF's core holdings. देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, अगर RBI उनके लिए अच्छी न्यूज़ लेके आता है तो ऑब्वियसली वो बढ़ेंगे। और अगर वो बढ़ेंगे तो PSU का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है PSU बैंक 20 भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये इसीलिए बढ़ा था। ठीक है, ये एक जो RBI की जो गाइडलाइंस थी, ठीक है, लोन प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन गाइडलाइंस में थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई है RBI ने, जिसकी वजह से ये इसने रैली लगाई है नीचे से। ठीक है, चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या तगड़ी रैली दिखाई है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल तगड़ी रैली, और फिर ये अभी कंसोलिडेशन फेज पे है, तो चार्ट देखना जरूरी है। ठीक है, तो वो उसी का समरी है जो हमने आपको बताया था। उसके बाद है आउटलुक एंड वॉच पॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं, वॉच पॉइंट वही है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, और सपोर्ट कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लेकर, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को लेके हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये कह रहा है कि कंडक्ट ए सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर PSU बैंक बेस्ड ऑन द लेटेस्ट न्यूज एंड प्रोवाइड वैलिड रीजंस फॉर द सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब देखो ये कह रहा है कि सेंटिमेंट जो क्लासिफिकेशन न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, आप समझ गए, ये जो चार्ट है उसके थ्रू दिखा बता रहा है ये। इसका मतलब है कि न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव हो गया। रीजन फॉर दिस सेंटिमेंट, इसका सेंटिमेंट का रीजन क्या है। टेक्निकल एंड प्राइस सेक्शन, रिसेंट ट्रेडिंग शोज है डिक्लाइन। नहीं, देखो प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। उसके बाद RSI जो है लगभग 44.9 के आसपास है, यानी 44.9 के आसपास है, इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम भी वीक होगा, सेलिंग हो रही है। ETF इज hovering जस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अब ये घूम रहा है, सपोर्ट पॉइंट 75 के आसपास है, ये इसी के आसपास घूम रहा है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो और नीचे घुस जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। फंड फ्लो की अगर बात करें तो नेट आउटफ्लो हो रहा है अराउंड 1.3 बिलियन ओवर द लास्ट पास्ट ईयर, रिफ्लेक्ट मॉडरेट इन्वेस्टर एग्जिट विच इज टिपिकली नेगेटिव साइन। यानी कि देखो होता क्या है कि अगर नेट आउटफ्लो होता है तो इसका मतलब है कि इसका प्राइस गिरना तय है, तो इसीलिए इसका प्राइस गिरना तय है। लेकिन देखो ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती है कभी भी, कि अगर नेट आउटफ्लो है तो इनफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो भी होगा,
तो जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, इसकी वजह से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे की तरफ आ जाती है। जब इनफ्लो होता है यानी कि एफ आईज डी आईज जब इंजेक्ट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ भागता है। उसके बाद जब नेट आउटफ्लो होता है तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है। तो ये कोई भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इनफ्लो हुआ है तो आउटफ्लो भी हुआ है, अगर आउटफ्लो हुआ है तो इनफ्लो भी हुआ है, तो ये चलता रहेगा बाजार में। मैक्रो एंड फंडामेंटल कंटेक्स्ट, ब्रॉडर पीएसयू बैंक इंडेक्स हैड रैली रिसेंटली, अभी देखा होगा आपने कि इसने बहुत अच्छी रैली लगाई थी। और इस समय ये कंसोलिडेशन फेज में है, यानी कि अभी एकदम से बल्क में लेना ठीक नहीं है। अभी इसको यहाँ पर इस स्थिति में लेना ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए ये आ जाता है 72 तक आ जाता है, 75 से नीचे आ जाता है, यानी 72 के आसपास आ जाता है, तो तब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए लेना। तो ना, ठीक है, यानी कि अगर ये 74 से भी अगर नीचे आ जाता है तो इसका मतलब हम स्टार्ट कर देना चाहिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके बाई करना। तो अभी कंसोलिडेशन फेज में जनरली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस समय अगर कंसोलिडेशन फेज में अगर हम लेते हैं तो और वो नीचे की तरफ ये जाता है तो उसके बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि देखो हमारा पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस चीज को हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नो मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव हेडलाइंस डायरेक्टली टारगेटिंग पीएसयू बैंक्स, ब्रॉडर मार्केट रिमेन्स range bound. PSU bank are not currently in sharp focus, keeping sentiment from turning decisively positive. तो अभी ये समझ लो कि सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। सेंटिमेंट नेगेटिव है, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमें थोड़ा सा होल्ड करना है, और ये थोड़ा और नीचे आएगा फिर हमें बाय करना स्टार्ट कर देना है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे 10 साल के हिसाब से, 15 साल के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, उनको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये और नीचे आएगा तो फिर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे सकता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है इन्वेस्टमेंट की। देखो अक्सर क्या होता है कि ईटीएफ, जब भी आरएसआई जिनका 40 से नीचे होता है इसका मतलब सेलिंग होती है, और सेलिंग में लोग डरते हैं, उस समय कोई नहीं लेता, बहुत 90% अवॉइड करते हैं। और जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा देखो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि जब भी मार्केट में जब हॉरर होता है, भय होता है, तो जो अच्छे फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स या ईटीएफ है, उनको अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो पिकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो होल्ड करते हैं उसको, हो सकता है 1 महीने तक करें, 2 महीने तक, 3 महीने तक होल्ड करते हैं, और उसके बाद जो डिजायर्ड, जो उन्होंने एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज सोचा है कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, उतना प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। समझ गए, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, समझ गए फ्रेंड्स। तो पीएसयू बैंक बीस के अंदर भी सेम चीज अप्लाई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, स्टॉक न्यूज एंड समरीज। देखो फ्रेंड्स, ये जनरली स्टॉक्स के बारे में है। अगर आप स्टॉक्स का न्यूज एंड समरीज को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जनरली ईटीएफ में ये चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। ये डायरेक्टली काम नहीं करेंगी, इनडायरेक्टली कर सकती है, यदि आप उन स्टॉक्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दो, भाई ये आगे फ्यूचर में अभी आगे बढ़ेंगे या अभी कंसोलिडेशन फेज में होंगे, क्या नहीं, क्या सेंटीमेंट है इनका। तो वो आप टॉप के जो होल्डिंग्स है ना, जो जैसे सपोज आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक भी, तो एसबीआई बैंक का आप देख सकते हैं, 2-3 बैंक का आप देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, और 1-2 बैंक और देख लीजिए। तो 2-3 बैंक का अगर आपको लग रहा है कि सेंटीमेंट ऊपर की तरफ है तो पीएसयू बैंक भी ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर लग रहा है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद है स्टॉक स्क्रीनर। अगर आप स्क्रीनर पे ये चीजें सब देखना चाहते हैं, देखो ये जो है पी रेशो, पीबी रेशो, ये सब डिविडेंड यील्ड, ये सारे स्टॉक्स के केस में आता है। ईटीएफ के केस में आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स का कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो ये सारी चीजें आपको आपके लिए जरूरी है। समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने 2-3 चीजों को एनालाइज किया इसमें। पहली चीज तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा कि चार्ट के अकॉर्डिंग कि इसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका क्या एनालिसिस बन रहा है, उसके बाद सेंटिमेंट क्या बन रहा है। तो ये चीजें एआई ने बताया कि सेंटीमेंट बन रहा है। तो अभी हम क्या डिसीजन लेंगे, अभी हम वेट करेंगे, एकदम से बड़ी क्वांटिटी एकदम से बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर मान लीजिए ये चौथा अपने सपोर्ट जोन पे अगर आ जाता है,
तो वहां से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप किसी और दूसरे ईटीएफ का भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट यही रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉम्प्ट है जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये स्क्रीनर है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ स्टॉक्स के अंदर अप्लाई होगा, ईटीएफ के अंदर सिंपल दो तीन प्रॉम्प्ट ही अप्लाई होंगे बस। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा प्रॉम्प्ट। ठीक है। इवन क्या है कि जो सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द स्टॉक ईटीएफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेटेस्ट न्यूज की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके जो पीएसयू बैंक बीस के जो टॉप होल्डिंग्स हैं, उनकी न्यूज आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। ठीक है, ओवरऑल ये बताना आपको स्टार्ट कर देता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको क्या निर्णय लेना है, क्या आपको सोचना है। ठीक है, वैसे टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस हम खुद भी कर लेते हैं, हमें पता है कि हम आरएसआई के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और दूसरी बात है कि हम पेशेंस के साथ इसमें खड़े रहते हैं। यदि आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है और आपका पेशेंस लेवल कुछ है ही नहीं, तो उस टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा नहीं। समझ गए फ्रेंड्स, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सपोज यहाँ पर आपकी काम कर गई है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ धराशायी होगी। अब आप कहोगे कि हमारी तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर फेल हो गई, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ये आपको बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको बाय करना है। उसके बाद एक बहुत अच्छी एवरेजिंग होने के बाद उसको होल्ड कर दो 2-3 महीने के लिए। होल्ड करने के बाद आपने देखा कहाँ चला गया। ठीक है, 2-3 महीने में ये आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है कि जो भी ईटीएफ आप एनालाइज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में समझना है कि उसमें होल्डिंग्स किस किस कंपनी की है। उसके बाद इसके चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने के बाद आपको उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज ये है पीएसयू बैंक बीज, तो पीएसयू बैंक बीज अभी तक जो पीक है 89 पे था, ये पीक पे से लेकर अभी करंट में -14% चल रहा है। ठीक है, ऑटो बीज -16% चल रहा है, आईटी बीज -28% चल रहा है। समझ गए फ्रेंड, तो ये भी एक एनालिसिस का पार्ट है कि भाई कौन कितना गिरा हुआ है। तो देखिए, ये इंफ्रा बीज -9% के आसपास है, आईसीसी B22 -13% के आसपास है, निफ्टी बीज -5% है। तो ये सारा परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना है। देखो, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के बारे में एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करते ही रह गए, हो गए आप। सिंपल चीज़ है, एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत सिंपल है। पहले चार्ट को देखो, आरएसआई के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आरएसआई आपको जो बता रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा, कि जो डेटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कर रहे हैं जो डेटा, वो डेटा एक्चुअल होना चाहिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तभी जाके ये जो एनालिसिस है वो प्रॉफिट करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, मतलब इतनी चीज़ें होंगी, लाखों चीज़ें होंगी, हमें इतनी चीज़ें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें कोई पढ़ना भी नहीं आता ना, चार्ट रीडिंग करने भी नहीं आती, तो भी हम आराम से चार्ट की रीडिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू। सिर्फ हमें स्क्रीनशॉट लेना है, चैट जीपीटी में डालना है, उसके बाद जो पूछना है आप पूछ लीजिए। आपको ट्रेंड पूछना है आप ट्रेंड पूछिए, आपको सेंटीमेंट पूछना है उस चार्ट का, वो सेंटीमेंट भी आपको बता देगा। उसका पीक पॉइंट क्या है वो भी बता देगा, डाउन पॉइंट कौन सा है वो भी बता देगा। तो आपके पास एक लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जितनी अच्छी लर्निंग हो सकती है, जितनी एक्यूरेट लर्निंग हो सकती है, वो लर्निंग आप ले सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस बताने का। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं। आप जैसा प्रॉम्प्ट बनाना चाहें, आप उस तरीके का प्रॉम्प्ट बना के आप जो है फार बेटर आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जैसे ईटीएफ आप ट्रेडर हैं, तो ईटीएफ, किसी भी ईटीएफ के बारे में आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी सेंटीमेंट क्या है। तो जैसे अभी पीएसयू बैंक 20 का बताया, थोड़ा होल्ड करना है या फिर जीटीडी ऑर्डर लगा देना। तो होल्ड करने के बाद आप समझते होंगे कि होल्ड करने का मतलब क्या है। या तो अगर आपके पास क्वांटिटी है तो उसको होल्ड करना है, और अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो वेट करना है कि नीचे थोड़ा सा आएगा तो आपने तब जाके उसके अंदर आ, उसके अंदर क्वांटिटी लेनी है।
समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और हम टेक्निकल एनालिसिस का ही प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं। ये सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।